नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी साधी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़ एंड न्यूज़ दैट यू शुड यूज़, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। और आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणिस हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। अदिति, आज की सबसे बड़ी खबर जो मुझे दिखती है, हिंदुस्तान टाइम्स ने हेडलाइन बनाई है, दिल्ली मेट्रो कुड ओपन इन सितंबर बट नॉट स्कूल्स। और इसी को कुछ दूसरे अंदाज में टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिया है, मेट्रो सर्विसेज में रिज्यूम फ्रॉम सितंबर 1 विद स्ट्रिक्ट चेक्स। तो हम अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोल रहे हैं, पर कहीं कहीं लॉकडाउन भी है। पंजाब हो, हरियाणा हो, वीकेंड लॉकडाउन है, संपूर्ण लॉकडाउन है बिहार में। हम मेट्रो सर्विस खोल रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के बारे में सबसे बड़ा असमंजस आज की तारीख में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पढ़ाई लिखाई को लेकर हो रहा है कि स्कूल कब खुलेंगे, इम्तिहान कब देंगे बच्चे। अभी स्कूल खुलने की कम से कम दिल्ली में कोई भी गुंजाइश नहीं दिख रही है। देखिए मेरे ख्याल से पूरे देश में ही स्कूल्स तो बंद ही हैं और इसके पीछे कारण भी साफ ही है, क्योंकि बच्चों को आप अलग अलग नहीं रख सकते हैं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर बच्चे बीमार पड़ जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए मेरे ख्याल से इसमें कोई असमंजस की बात नहीं है। स्कूल तभी खुलेगा जब कोरोना के खिलाफ, मतलब कोरोना से लड़ने के लिए वायरस हमारे सामने आ जाएगा। हो सकता है ये, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हो सकता है ये इस साल के अंत तक भी एक वायरस, जो मतलब एक एंटीडोट मिल जाए। तो मेरे ख्याल से इस समय स्कूलों को खोलना, अगर आपके राज्य में 0 केसेस नहीं हैं, स्कूलों को खोलना खतरे से खाली नहीं है। पर अदिति, ये कैच 22 नहीं है क्या? एक एनसीईआरटी की स्टडी हुई थी, 18,188 बच्चों और उनके माँ बाप से राय ली थी एनसीईआरटी ने। 27% बच्चों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, आपके मेरे बच्चे तो वो कर सकते हैं, पर नॉर्मल और ख़ास गरीब तबके के बच्चों के लिए तो ये ज़ीरो एकेडमिक ईयर होता जा रहा है। तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कई जगह मैंने खबर पढ़ी, कम्युनिटी स्कूलिंग हो रही है कर्नाटका में, वो खुली जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेम्पल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना होगा। या एक बड़ा तबका आज की तारीख में, उसे पता ही नहीं मेरा बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ेगा कैसे, पढ़ ही नहीं पा रहे। नहीं, ये तो प्रॉब्लम है और मेरे ख्याल से सभी इससे अवगत हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर बच्चे, मतलब बॉटम लाइन तो यही है ना, कि अगर आपका बच्चा बीमार पड़ गया और उसने बाकी बच्चों में ये संक्रमण की वजह से बाकी बच्चों में ही बीमारी फैला दी, तो फिर इनको कौन देखेगा, कैसे होगा? और बच्चों को अलग अलग रखना असंभव है। मतलब ये तो ही नहीं है। आप बच्चे जब खेलते हैं तो जाहिर है कि एक कमरे में आपस में लड़ेंगे भी, आपस में खेलेंगे भी, एक दूसरे को गले भी लगाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि बच्चे अलग अलग रखे जाएं? बिल्कुल सही बात है। और ये 26% ऑफ ग्लोबल केसेस लास्ट वीक फ्रॉम इंडिया। मतलब भारत में अभी ये संकट काल खत्म क्या हुआ, अभी और गहराता भी जा रहा है। लेकिन बच्चों से ही जुड़ी एक और खबर है अदिति, फाइनेंसेस हिट, पेरेंट्स प्रेफर गवर्नमेंट स्कूल्स। अब बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालने पर मजबूर हो रहे हैं पेरेंट्स, ये नहीं कि उनकी प्रेफरेंस है। और चंडीगढ़ का उदाहरण दिया गया है, गुजरात में 30% एडमिशंस गवर्नमेंट स्कूल्स में बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना की मार माँ बाप पर भी पड़ रही है, फीस भी नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल फीस घटा नहीं सकते। तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनती जा रही है। निश्चित रूप से। और चाहे आप कुछ भी कहें स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के बारे में, प्राइवेट स्कूलों की, जो कि गैर सरकारी स्कूल हैं, उनकी एक अपनी अर्थव्यवस्था है, उनका एक अपना सिस्टम है और वो पूरी तरह से चरमरा के गिरने के कगार पर है। तो वो लोग भी लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, वो लोग भी नौकरी देते हैं, वहाँ पर टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को। उसका स्टैंडर्ड चाहे कुछ भी हो, वो बात अलग है।
लेकिन एक पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम है जो कि गिरने के मतलब एकदम टिपिंग पॉइंट पर है, वो किसी भी समय गिर सकता है। उसके अलावा पूरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल की बिल्डिंगें हैं, पंखा है, बिजली है, लाइट है, पानी है, वो सब पूरी तरह से बंद है आज की तारीख में। तो जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है एजुकेशन में, और इस पे हम लोगों को नाक नहीं चढ़ानी चाहिए। इन्वेस्टमेंट होता है, अपनी जगह होता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कोचिंग में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो। तो अब इसका क्या होगा, इसको लेके मेरे ख्याल से बहुत ही सरकार भी पशोपेश में है, और आम लोग, हमारे और आप जैसे लोग भी काफी दुविधा में हैं कि करे तो क्या करें। अगर जाहिर है कि अगर आपकी तनख्वाह कट जाएगी, जैसा कि हो रहा है, तो आप उस तरह की स्कूल फीस नहीं दे सकते हैं जितना आप पहले देते थे। शायद एक इसका हल ये है कि सरकारी स्कूलों को पुख्ता बनाया जाए, सरकारी स्कूलों को अच्छा किया जाए, उनकी शक्ल संवारी जाए, ताकि प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूलों में अंतर बहुत कम हो। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिस तरह से दिल्ली ने किया है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और मेरे ख्याल से ये करना इतना आसान नहीं है जल्दी जल्दी। बिल्कुल। और मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है आदिति, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हो रही है, मेरा बच्चा ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, और वहाँ पर करिकुलम ऑनलाइन क्लासेस को और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, चर्चा उसके लिए पीटीएम बुलाई जा रही है, और वहाँ पर सीधा मुद्दा हो जाता है जी फीस घटाइए। अब तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल में कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम क्यों इतने पैसे दें? क्योंकि माँ बाप की भी परेशानी है, पर स्कूल वालों की अपनी दिक्कतें हैं। उन्होंने एक इकोसिस्टम, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, टीचर्स भी हैं, उनकी सैलरीज भी हैं, ये थोड़ा आप अपने स्टाफ की अंडरकटिंग कर दें, या स्टाफ को कह दें आप हम तो इतनी सैलरी देंगे। तो ये एक बड़ी परेशानी का सबब है इस वक्त। बहुत बड़ी परेशानी का सबब है, और मेरे ख्याल से इसका कोई आसान इलाज नहीं है। हर आदमी को सोचना पड़ेगा कि हम इससे कैसे जूझें, क्योंकि बच्चों को स्कूल से आप निकाल नहीं सकते हैं, स्कूल तो भेजना ज़रूरी है, और कौन से स्कूल भेजना है ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। आज किस एक स्कूल में भेज रहे हैं, कल दूसरे स्कूल में भेज रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। पर सरकार खामोश है इस मामले में। शिक्षा मंत्री को कुछ तो भरोसा देना चाहिए ना। आज की तारीख में पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही वो थोड़े परेशान हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार को ये बताना चाहिए, कुछ रीअश्योरेंस देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट भी है, तो एक तरह से लोगों का हाथ पकड़ के उनको गाइडेंस देना, ये केंद्र सरकार का काम है। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो लागू कर दी, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है, लेकिन इन परिस्थितियों में, मुश्किलों में आप किस तरह का मार्गदर्शन दे रहे हैं राज्य सरकारों को, ये मेरे ख्याल से हमने तो नहीं सुना है। कम से कम हो सकता है बंद कमरों में फोन पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से आप लोगों को बता रहे हो राज्य सरकारों में कि किस तरह से अपना एजुकेशन सेक्टर आप ज्यादा डायनामिक कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल। मई में 20,97,000 करोड़ का राहत पैकेज था, उसमें लिक्विडिटी, तरलता दी गई। आपने एमएसएमई को कहा कि गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, आप लोन लीजिए, 3 लाख करोड़ तक का वो एक फंड क्रिएट किया गया। 1 लाख करोड़ का ऑफ टेक भी हो चुका है, 1.5 लाख का सैंक्शन हो गया है। पर रियलिटी सेक्टर के बारे में भी आप बात कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर के बारे में कतई बात नहीं हो रही। उस पर हमारा भविष्य टिका हुआ है। कुछ सॉफ्ट दीजिए, कुछ तो देना होगा ना इन स्कूलों को। बहुत ही ये कश्मकश की बात है, क्योंकि हर राज्य सरकार अपने तरीके से स्कूलों को अनलॉक कर रही है, लेकिन डर भी रही है कि अगर ज़्यादा जल्दी हुआ तो फिर बच्चे संक्रमित हो जाएंगे। तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है ये, और मेरे ख्याल से एक कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए केंद्र को, सारे राज्य एजुकेशन मिनिस्टर्स की, कि आगे हम लोग कैसे बढ़ें। और इसी से जुड़ी एक कड़ी है। आपने कहा कि नौकरियां जा रही हैं और तनख्वाहें कट रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है फ्रंट पेज पर, एवरेज इंक्रीमेंट्स प्लंज टू 3.6% दिस ईयर, ओनली 40% ऑफ द कंपनीज
हैव गिवन पे हाइक। 40% कंपनियों ने ही पे हाइक दी है, और वो भी मामूली सी, और तनख्वाहें जो कट रही हैं उसके बारे में तो कोई उफ भी नहीं कर रहा और उसकी खुलकर चर्चा नहीं हो रही है। 30 से 40 से 50% तक भी तनख्वाहें कटी हैं, और 1,89,00,000 नौकरी पेशा लोगों की नौकरी चली गई है। ये CMI का आंकड़ा है। CMI का आंकड़ा नॉर्मली सही होता है और पुख्ता होता है, तो मेरे ख्याल से उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक इंक्रीमेंट्स का सवाल है, ऑब्वियसली लगभग सारी जगह इंक्रीमेंट आउटपुट रिलेटेड होते हैं। किसी भी जगह मेरे ख्याल से एक नॉर्मल कोर्स में इंक्रीमेंट दे दिया जाए, ऐसा होता नहीं है। जब आउटपुट इतना कम हो रहा है और कहीं काम नहीं है और डिमांड इतनी कम है, तो जाहिर है कि इंक्रीमेंट का वॉल्यूम भी कम होगा। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, आजकल तो कंपनियां भी एहसान कर रही हैं कि देखिए आपको नौकरी से नहीं निकाला, तनख्वाही तो काट रहे हैं। आजकल ये भी एक नया, मैं हथकंडा, बड़ी जिम्मेदारी से शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कंपनियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं। जी, तो जब पूरे मतलब संकट काल में से पूरी अर्थव्यवस्था गुजर रही है, तो जाहिर है कि नौकरियां भी जाएंगी, काम भी मतलब हम ही लोग घर से ही काम कर रहे हैं ना, हम लोग ऑफिस तो जा नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छा ऑप्टिमल तरीका नहीं है काम करने का। लेकिन काम कर रहे हैं, भगवान की दया से हम लोगों की नौकरी बरकरार है। कितने दिन रहेगी ये भी नहीं कह सकते। और HR डिपार्टमेंट तो अब कंपनियों में, अब वो ये कहते हैं ना, देखिए वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं, आपका कन्वेंस आपका कम हो गया, आपके और खर्चे कम हो गए। ये नहीं कि कंपनी के भी खर्चे बच रहे हैं, वो आपके खर्चे कितने कम हो रहे हैं ये बताने को बड़े तैयार रहते हैं, बड़े उत्साहित रहते हैं ये बात बताने के लिए आपको कि आपका खर्चा कम हो गया, तो थोड़ी तनख्वाह काट दी तो क्या गया। मेरे ख्याल से अब सारी कंपनियों को एक 360 डिग्री रिव्यू करना पड़ेगा, न केवल अपनी HR प्रैक्टिसेस का, लेकिन अपने इनपुट कॉस्ट का। कॉस्ट टू कंपनी कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, इसको कैसे रैशनलाइज किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से आज की तारीख में इससे अच्छा बेहतर अवसर नहीं आएगा अपनी कंपनी को पूरा अच्छी तरह से डिटॉक्स का डोज देने का। और इसमें आपने कॉस्ट टू कंपनी जो शब्द इस्तेमाल कर दिया आदिति, अब ये कॉस्ट टू कंपनी आपका पैकेज है 10 लाख, उसके अंदर फ़र्ज़ कीजिए आपको ट्रैवल अलाउंस मिल रहा है, बिजनेस एक्सपेंडिचर हैं और बहुत सारी चीज़ें थी, आपका HRA वगैरह आप जो क्लेम करते थे। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि दरअसल आप चाहे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो सकता है टैक्स आप कुछ ज़्यादा देते फिरे, तनख्वाह कट गई पर टैक्स लायबिलिटी आपकी बढ़ सकती है। ये भी एक दिक्कत आ रही है। ये इसलिए है कि अधिकतर लोग ट्रैवल अलाउंस और चीज़ों को बिना क्लेम किए उनको एक्सपेंस दिखाते थे। हाँ, टैक्स डिपार्टमेंट लाजमी तौर पर आपसे पूछ सकता है कि जब आपने वर्क फ्रॉम होम किया है तो आप किस बात का एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं ट्रैवल पर। हाँ, उसमें भी दिक्कत आएगी ना। अदिति, आप वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, मैं तो ट्रैवल करके आया हूँ, तो पत्रकारों में भी, मैं सिर्फ अपनी ही इंडस्ट्री का उदाहरण ले लूँ, ये तो इनकम टैक्स वालों के लिए भी दिक्कत होगी, हमें एक्सप्लेन करने में भी दिक्कत होगी कि अरे वो तो वर्क फ्रॉम होम थे और आप क्यों काम कर रहे थे स्टूडियो में। ये ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे दरअसल। हाँ, और मेरे ख्याल से आने वाले समय में स्क्रूटिनी केसेस इनकम टैक्स में बहुत बढ़ जाएंगे कि पुरानी आदतें जाती नहीं है और जाहिर है कि आप अगर अपना ज़्यादा एक्सपेंडिचर दिखाएंगे तो टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा कि आपने किस चीज़ पर खर्चा किया, हमको ज़रा दिखाइए। और आजकल तो फेसलेस असेसमेंट हो गई है और दिक्कत होगी, ये भी नहीं कि इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने जाकर उसको पर्सनली समझा दें आप। जी जी। अब एक और खबर इसी कड़ी से जुड़ी हुई, लेकिन जो हमारे खरीद करने के तौर तरीके हैं, हमारे कंज्यूम करने के जो तौर तरीके हैं, आप ही के अखबार की हेडलाइन है अदिति, डिजिटल शॉपर्स इन फोकस एज फर्म्स आई सेल्स टर्न अराउंड। यानी कि अब डिजिटल शॉपिंग पर हर कोई तवज्जो दे रहा है, उनकी निगाहें उस पर हैं। हमारा शॉपिंग का, हमारे खरीद फरोख्त करने का तौर तरीका हमेशा के लिए बदल गया है, या दरअसल क्योंकि ये आप 3 सीरीज में इस खबर को छापने वाले हैं, या ये एक टेम्पररी फेज है, ये कोरोना काल है तो ये अभी के लिए है। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि भविष्य में क्या होगा,
लेकिन निश्चित रूप से आज की तारीख में तो डिजिटल शॉपिंग ही एक इकलौता जरिया है शॉपिंग करने का, क्योंकि आप बाहर जा नहीं सकते हैं, और जाएं भी तो अधिकतर शॉपिंग मॉल्स वगैरह बंद हैं, दुकानें बंद हैं। तो जिस तरह से होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने अपने आप को एक तरह से रीइन्वेंट किया है कि आप हमारे पास नहीं आ सकते हैं तो हम आपके पास आएंगे, और फूड डिलीवरी सर्विसेज का रेवेन्यू काफ़ी बढ़ गया है। उसी तरह मेरे ख्याल से ऑनलाइन शॉपिंग भी एक ऐसा जरिया है जो कि एक पता नहीं, ये कहना मुश्किल है कि इंड्योरिंग ट्रेंड बनेगा या नहीं, लेकिन आने वाले समय में इसकी एक अपनी पहचान होगी, एक अपनी जगह होगी। हालांकि ये लागू होता है केवल शहरी इलाकों में, रूरल एरियाज में लोग अब भी, ग्रामीण इलाकों में अब भी लोग बाजार जाके अपनी खरीदारी करते नहीं, हैं। एक हमारी आदत भी है ना, वी इंडियंस, आप भी मेरे ख्याल से करती होंगी। मेरे घर में तो ये है एक प्रॉब्लम, मेरे माता पिता जाए, मेरी बीवी जाए तो मैं दूर ही हट जाता हूँ कि शॉपिंग करने जा रहे हैं तो बार्गेनिंग जब तक ना की, जब तक दुकानदार के साथ थोड़ी देर के लिए जरहबाजी नहीं की और ड्रामा नहीं किया, नहीं भैया इतने में दो, नहीं तो मैं उधर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, वो मज़ा भी बिल्कुल अब ख़त्म होता जा रहा है। खैर, बड़े शॉपिंग मॉल्स में इस तरह से तो आप नहीं कर सकते थे, लेकिन निश्चित रूप से नहीं, सरोजनी नगर, लाजपत नगर मार्केट, चांदनी चौक, बहुत मार्केट्स हैं जहां पर यही काम होता है। आप उस पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते हैं। क्वाइट राइट। तो ये है सिचुएशन। मेरे ख्याल से एक आने वाले समय में जो चीज़ लास्ट माइल में प्रॉब्लम थी डिजिटल शॉपिंग में, वो उसकी भरपाई हो गई है इन पिछले 6 महीने में। लेकिन अब ये डिजिटल शॉपिंग, मान लीजिए कल को इसका एंटीडोट निकल आता है और लोग फिर से शॉपिंग मॉल में जाना शुरू कर देते हैं कि हमने इंजेक्शन ले लिया, हमने वैक्सीन ले लिया, अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर डिजिटल शॉपिंग क्या फिर से अपने घुटनों के बल, मतलब हाथ छोड़ देगा, कहेगा कि हम अब डिजिटल शॉपिंग बेकार हो गई है, जब फिजिकल शॉपिंग है तो हम डिजिटल क्यों करें? तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है, और आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से डिजिटल शॉपिंग अपना वर्चस्व बना के रखता है या नहीं, एक वैक्सीन होने के बावजूद। जी, एक अहम खबर है, इंडियन एक्सप्रेस बड़ी अच्छी खबरें छापता है इंडियन एक्सप्रेस। माइग्रेंट्स बैक, विमेन्स शेयर इन नरेगाज डिप टू 8-year लो। अब प्रवासी मजदूर जो अपने देश, अपने प्रदेश, अपने गांव चले गए थे, वो वापस आ रहे हैं शहरों में, लेकिन मनरेगा जिसकी बड़ी ताल ठोकी जाती है कि भाई काम मिल रहा है, 100 दिन का काम मिल रहा है, एक परिवार को, अब एक व्यक्ति को नहीं, एक परिवार को दिया जाता है। एनालिसिस क्या आया है कि 8 साल में सबसे निचले स्तर 52.46% पर आ गया है औरतों को जो काम मिल रहा है, और इसमें कोई कारण भी नहीं बताया गया है दरअसल इस रिपोर्ट में। इसको आप किस तरह से आंकेंगी, किस तरह से समझाएंगी? मेरे ख्याल से इसका रियलिटी चेक करना पड़ेगा, इसको जांचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस तरह के काम में महिलाएं निकल रही हैं और आदमी आ रहे हैं, क्योंकि नरेगा पर जो एक्सपेंडिचर है वो तो घटा नहीं है। लेकिन हमें बताया जा रहा है कि काम औरतों को नहीं मिल रहा है, तो जाहिर है कोई वो काम कर रहा है। और शायद जिस तरह से माइग्रेंट्स वापस गए, तो जब पुरुष, घर के पुरुष एनआरईजीए का काम कर रहे हैं, तो महिलाएं बाहर क्यों जाएं? ये भी एक सवाल है। तो अब जो वो वापस आने लगे, अब हो सकता है कि औरतों की हिस्सेदारी मनरेगा में अब बढ़े, क्योंकि वो अपने गांव, अपने देश चले गए थे, तो वो काम करने लगे, औरतों को बोला कि नहीं हम कर लेंगे काम, आप घर में रहिए। करेक्ट। तो अब देखना है कि वैसे भी जो लोग काम छोड़ के शहरों से घर वापस गए थे, उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा वापस शहरों में आ गया है, क्योंकि शहरों में भी काम उतना है नहीं। अदिति, काम ही नहीं, ये दरअसल मैंने पहले भी डिस्कस किया था, काम ही नहीं, दरअसल दिक्कत क्या हो गई, हरियाणा में 75% डोमिसाइल का क्लॉज लगा दिया है, 80% है महाराष्ट्र में, 70% है मध्य प्रदेश में।
अगर आप लोकल को ही काम दोगे तो जो ये मजदूर जाते हैं, जो मुंबई जाते हैं, पुणे जाते हैं, गुजरात के अहमदाबाद, सूरत में जो काम करते हैं, 3 करोड़ लोग हैं केरला में, वहाँ पर 30 लाख तो प्रवासी मजदूर ही उनकी इकॉनमी को संभाले बैठे हैं, क्योंकि केरलाइट्स तो मिडिल ईस्ट चले जाते हैं। तो ये भी आने वाले दिनों में एक बड़ा मसला, बड़ा मुद्दा बनने वाला है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो प्रवासी मजदूर वो काम करते हैं जो कि लोकल लोग नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली। तो उनका जो काम है वो प्रवासी मजदूर करते हैं। दूसरी बात, आप चाहे कुछ भी कह लें, रिजर्वेशन कह लें, कुछ भी कह लें लोकल्स के लिए, कुछ ऐसे काम हैं जो कि लोकल्स नहीं करेंगे मैम। मैं फरीदाबाद गुड़गांव को बड़ा बेहतर जानता हूं, मैं हरियाणवी हूं। फरीदाबाद गुड़गांव में जितनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, वहां लोकलों को वो फैक्ट्री ओनर्स भी काम नहीं देना चाहते हैं कि न्यूसेंस हो जाएगी, ट्रबलसम हो जाएगा। और दूसरी बात, आपके पास अगर कोई ट्रेन्ड प्रवासी है जो कि काम जानता है और उसके अगेंस्ट आपको लोकल रिक्रूट करना है जो काम नहीं जानता है, करना भी नहीं चाहता है, और सिर्फ इसलिए कि वो लोकल है उसको आप रखना चाहते हैं, तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू बन जाएगा ना। कुछ काम ऐसे हैं जिनमें कि उदाहरण के तौर पर कई महानगरों में आप अगर प्लम्बर ढूंढेंगे तो आपको केवल उड़िया प्लम्बर ही मिलेगा। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसपे कि उड़िया लोगों ने पूरी तरह से हाथ जमाया हुआ है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो ये काम करना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली। और वो कहते हैं ना मैम कि गुड पॉलिटिक्स डज नॉट नेसेसरीली मीन गुड इकोनॉमिक्स। ये पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छी है कि हम तो जी लोकल लोगों को काम देंगे, आप चुनावी ताल ठोकेंगे, लेकिन दरअसल ये गुड इकोनॉमिक्स में ट्रांसलेट होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हम गुजरात का उदाहरण लेते हैं। गुजरात में 80% रिजर्वेशन है लोकल्स के लिए, लेकिन ये एक असेंबली रेजोल्यूशन के चलते 1995 में गुजरात असेंबली ने पास किया था। लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकतर काम लोकल्स नहीं करते हैं, अधिकतर काम बाहर वाले करते हैं। तो ये इसका एक मतलब, आप अगर ये कहें कि 80% रिजर्वेशन, तो ये केवल पेपर पर 80% रिजर्वेशन है लोकल्स के लिए। आखिरी खबर मैम, हरदीप पुरी कह रहे हैं एक्सपेक्ट बल्क ऑफ एयर ट्रैफिक बैक बाय दिवाली। यानी कि जो विमान सेवाएं अभी चल रही हैं 15% कैपेसिटी, उसे 50% करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हवाई यात्रा पूरी तरह से खुलने की अब उम्मीद लगाई जा रही है। नवंबर 14, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, दीपावली है जी। मेरे ख्याल से डोमेस्टिक टूरिज्म और डोमेस्टिक ट्रैवल खुल जाएगा परहैप्स दीपावली के फौरन बाद या दीपावली के आसपास, जब लोग घर जाना शुरू करेंगे या घर से वापस आना शुरू करेंगे। लेकिन जब तक इंटरनेशनल ट्रैवल नॉर्मलाइज नहीं होगा, दुबई, कतर, दोहा, शारजा, तो तब तक मेरे ख्याल से नॉर्मलाइजेशन, इसको नॉर्मलाइजेशन कहना उचित नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदिति फडणवीस, आज की खबरों को आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।